हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। स्टेम सेल जो है यह किसी जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। तो विभाजित हो जाता है तो हम उसी को स्टेम सेल कहते हैं। तो समसूत्र विभाजन एक क्रिया होती है जिसके माध्यम से स्टेम सेल्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो स्टेम सेल के लक्षण क्या होते हैं? वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, पूरा हमारा बॉडी ही सेल्स से बना है। तो उसमें स्टेम सेल की पहचान कैसे की जाती है, उसका लक्षण क्या होता है जिससे स्टेम सेल को पहचाना जाता है? तो स्टेम सेल का लक्षण ये होता है कि ये जो है विभाजन की कई चक्रों को पूरा करने में सक्षम होता है स्टेम सेल, और यह स्वयं को नवीनीकृत करने में भी काफ़ी आगे रहता है। मतलब मानो को स्टेम सेल की आयु समाप्त होने वाली है, उसका कोई अंग मतलब खराब हो चुका है, होने वाला है, तो वो अपने आप को स्वयं नए स्टेम सेल में ढाल सकता है, नवीनीकृत कर सकता है, नया बना सकता है। और यह विभिन्न प्रकार की हमारे बॉडी के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है, तो हम उसी को स्टेम सेल कहते हैं। हम इन्हीं लक्षणों पर जो है स्टेम सेल को पहचानते हैं कि हमारे बॉडी में कौन से सेल को स्टेम सेल है। स्टेम सेल के कार्य क्या होते हैं? तो स्टेम सेल का कार्य ये होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ऐसे ऊतक और कोशिका होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो मतलब घायल हो जाते हैं। तो ऐसे क्षतिग्रस्त ऊतक और कोशिकाओं को जो है यह पुनर्उद्भवन कर देता है, उनका पुनः जो है पुनः उनको जो है स्वस्थ बना देता है। और इसका दूसरा कार्य ये होता है कि ये अगर हमारे बॉडी में कोई कोशिका नष्ट हो रही है तो नष्ट हो रही कोशिका का यह जो है पूर्ति कर देता है। मान लो कोई कोशिका ख़त्म हो गई है तो वो वहाँ पे वो कोशिका पुनः ये पुनर्पूर्ति कर देगा, वहाँ पे पुनः ये कोशिका ला देगा स्टेम सेल। और यह भ्रूण के विकास और समान वृद्धि विकास में भी काफ़ी कोशिकाओं की जो है प्रतिपूर्ति करता है। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं स्टेम सेल्स के, और लक्षण होते हैं। स्टेम सेल जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल एंड जो है यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये 5 प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं। और आगे के टोटिपोटेंट स्टेम सेल और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इनको हम एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, इनको हम भ्रूणीय स्तंभ कोशिका कहते हैं। और बाकी के जो 3 स्टेम सेल्स हैं हम इनको एडल्ट स्टेम सेल कोशिका के नाम से ये तीनों स्टेम सेल जाने जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है, यही दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिकाएँ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो पहला है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं हमारे बॉडी क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जो विभाजित हो सकते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। और इनकी जो प्राप्ति होती है एक मिनिमम अवधि होती है, जैसे कि 5 से 7 दिन की एक अवधि होती है, जिस अवधि में जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जाती है। और इसकी प्राप्ति जो है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था से की जाती है। प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में जो है इसकी प्राप्ति की जाती है, लेकिन जब टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जाती है तो उस अवधि में, उस क्रम में, उस प्रक्रिया में भ्रूण की जो है मृत्यु हो जाती है, भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है, मानो कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए टोटिपोटेंट स्टेम सेल की जो भ्रूण से जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको पूरे विश्व में प्रतिबंधित कर दिया गया है कि क्योंकि इससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसको पूरे विश्व में प्रतिबंधित किया गया है। भ्रूण से जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन अनुसंधान, चिकित्सीय अनुसंधान के द्वारा जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जा सकती है। इसको जो है TVF IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला में जो है निषेचन कराकर इसकी प्राप्ति जो है की जा सकती है। तो इसकी जो प्राप्ति है अब चिकित्सीय अनुसंधान तक ही सीमित है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति इसकी जो है भ्रूण से जो है इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है।
तो ये रहा टोटिपोटेंट स्टेम सेल। नेक्स्ट है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल है ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से ही प्राप्त होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और इसके द्वारा जो है हमारे शरीर के यानी मानव के शरीर के जो है अधिकांश ऊतकों और कोशिकाओं का जो है निर्माण किया जा सकता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। और चिकित्सा की दृष्टि से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेम सेल है, क्योंकि जो है यह हमारे बॉडी के कई ऐसे रोगों का निदान करता है जिसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी रिस्क वाला होता है। तो ये इस प्रकार के जो है रोगों का इलाज करने में सक्षम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। एंड जो है इस स्टेम सेल की इस स्तंभ कोशिका की प्राप्ति जो है 3 स्थानों से किया जा सकता है। पहला जो है पक्ष भ्रूणीय अवस्था से किया जा सकता है, यानी 7 दिनों के बाद के हुए भ्रूण से 7 दिन के बाद के हुए भ्रूण से किया जा सकता है, लेकिन इस क्रम में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया गया। और दूसरा है 12 हफ्ते के हुए गर्भपात से, 12 हफ्ते के बाद हुए गर्भपात से। तो इस क्रम में प्लूरिपोटेंट स्टेम की जो प्राप्ति है ये अनुसंधान के लिए है 12 हफ्तों के हुए गर्भपात से। और तीसरा है जन्म के समय हुए बच्चे के गर्भनाल से। तो ये जन्म के समय बच्चे के हुए गर्भनाल से जो प्राप्ति की जाती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की, तो इसकी प्राप्ति चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। तो चिकित्सीय सेवा के अंतर्गत देखा जाए तो जो प्लूरिपोटेंट जो बच्चे के गर्भनाल से स्टेम से लिया जाता है उसको तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है तरल नाइट्रोजन। और इस विधि को हम जो है क्रायोप्रोसेसिव भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल के संरक्षण और भंडारण की इस विधि को हम इस व्यावसायिक सेवा को जिसमें स्टेम सेल संरक्षित एंड जो है भंडारित किया जाता है, इसको हम स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग भी कहते हैं। तो हमें इसको स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड भविष्य में कभी भी अगर स्टेम सेल की आवश्यकता पड़ती है, चिकित्सीय सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस क्रम में इसको जो है पुनः नवीनीकृत करके, पुनः जागृत करके जो है इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है चिकित्सा के लिए। इसीलिए जो है इस स्टेम सेल बैंकिंग में जो है स्टेम सेल को संरक्षित किया जाता है। तो जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल जिस व्यक्ति से लिया जाता है उस स्टेम सेल का स्वामित्व उसी व्यक्ति को होता है, मतलब उस स्टेम सेल का प्रयोग उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो है भविष्य में ब्लड ग्रुप एंड HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसिड, तो ब्लड ग्रुप एंड HLA के मिलान से जो है उस स्टेम सेल का प्रयोग जो है उस व्यक्ति के सगे संबंधियों के लिए भी किया जा सकता है। अगर ब्लड ग्रुप एंड HLA का मिलान हो जाए तो इसलिए जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति है वो ऐसे की जाती है। नेक्स्ट है, अब हम स्टेम सेल बैंकिंग के स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो स्टेम सेल बैंकिंग 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, दूसरा पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग, तीसरा जो होता है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग है इसमें जो है इसमें अधिकार यानी स्वामित्व तो उसी व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया गया है। उस स्टेम सेल का प्रयोग जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग में। दूसरा होता है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में इसमें जो है जो दान किए गए स्टेम सेल्स होते हैं उसको जो है इस स्टेम सेल में संरक्षित किया जाता है। अगर इस स्टेम सेल में संरक्षित किया जाता है और इसको सुरक्षित करने का जो कार्य स्टेम सेल बैंक द्वारा किया जाता है। और अगर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इस स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो नेक्स्ट है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंक। कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में इस सेवा की जो शुरुआत है, कम्युनिटी स्टेम सेल की जो सेवा की जो शुरुआत है, भारत में लाइफसेल नामक कंपनी ने इसकी शुरुआत किया। तो इसमें जो है परिवार के सभी सदस्य मिलकर, किसी परिवार के सभी सदस्य मिलकर स्टेम सेल को दान करते हैं, स्टेम सेल संरक्षित करते हैं। और भविष्य में अगर परिवार के किसी भी सदस्य को चिकित्सीय सेवा की आवश्यकता पड़ती है
तो वो उस स्टेम सेल की मदद से उस स्टेम सेल का जो है प्रयोग कर सकता है। तो कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में परिवार के कई सदस्य मिलकर स्टेम सेल दान करते हैं कम्युनिटी की तरह। स्टेम सेल चिकित्सा के बारे में हम जानेंगे। स्टेम सेल थेरेपी, तो स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो है रक्त संबंधी रोगों के इलाज उपचार में किया जाता है। जैसे कि जितने भी रक्त से संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, तो इस प्रकार के जो रक्त से संबंधित जो रोग है इनका इलाज जो स्टेम सेल थेरेपी से किया जाता है। और स्टेम थेरेपी से इसके द्वारा जो है गंभीर क्षतिग्रस्त या फिर जले हुए जो है ऊतकों की प्रतिस्थापना भी की जा सकती है। इसके द्वारा अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसे गंभीर मस्तिष्क जैसे रोगों का भी इलाज किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है कार्निया और रेटिना का निर्माण करके नेत्रहीनता को भी दूर किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी से। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा जो टाइप 1 डायबिटीज एंड हीमोफीलिया जैसे गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी इलाज किया जा सकता है। स्टेम सेल थेरेपी से मेरुरज्जु, अस्थि मज्जा, हृदय, लीवर, पेनक्रियाज, इन सभी अंगों से संबंधित जो रोग होते हैं, लीवर, हृदय, इन सभी अंगों से संबंधित जो रोग होते हैं इनका इलाज जो है स्टेम सेल थेरेपी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार और स्टेम सेल थेरेपी से इसके द्वारा अंग या फिर ऊतक और अंगों का प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी से। स्टेम सेल थेरेपी से गंजेपन का भी इलाज किया जा सकता है और स्टेम सेल थेरेपी से जो है दांतों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सीय सेवा है जिसका प्रयोग जो है अभी भी किया जाता है, क्योंकि जो है इससे हमारे बॉडी के कई ऐसे गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है जिनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इस प्रकार हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लोन क्या है? क्लोन एक जैविक रचना है जिसमें जो है जिसमें किसी जनक का जो है अलैंगिक विधि के द्वारा जो है मतलब क्लोन एक जैविक रचना है और इसकी जो प्राप्ति है एक अलैंगिक विधि के द्वारा एक जनक से प्राप्त की जाती है और उस क्लोन के जो आनुवांशिक और जैविक जो लक्षण होते हैं उस जनक के ही समान होते हैं जिस जनक से उसको प्राप्त किया गया है। तो क्लोनिंग प्रक्रिया के दौरान ऊतक, कोशिका, अंग या फिर संपूर्ण रूप से जीव की जो है किसी जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। तो जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया से जो है ये चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग होता है, दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में आ जाता है, पहला आता है जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में हमने पढ़ा था जीआई तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इंसुलिन का निर्माण, तो ये जो है इसमें आ जाता है। और दूसरा इसमें होता है ऑर्गन, सेल्स या फिर टिश्यू क्लोनिंग। तो इसमें जो है स्टेम सेल थेरेपी आ जाता है। तो इसमें हमने ओवरऑल पढ़ लिया है पहला पार्ट अलग अलग चैप्टरों में। दूसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, इसको हम प्रजनन क्लोनिंग भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव जो क्लोनिंग है, प्रजनन क्लोनिंग, इसमें जो है किसी जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है और उस जीव के जो जैविक और भौतिक जो लक्षण होते हैं उसी जनक के समान होते हैं जिस जनक से उसको प्राप्त किया गया है। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में 1996 में जो है स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक लान विलमुट ने, स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक थे लान विलमुट ने दुनिया का प्रथम जो है जंतु क्लोन डॉली सिप का निर्माण किया और उन्होंने दुनिया का पहला जो है जंतु क्लोन का निर्माण किया, डॉली सिप का निर्माण उन्होंने किया। और ये उन्होंने जो है SCNT एक तकनीक है, इसका फुल फॉर्म है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एंड इसका हिंदी नाम है कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण तकनीक। तो SCNT तकनीक के मदद से उन्होंने डॉली सिप का निर्माण किया और यह जो तकनीक है इसके मदद से जो कई वयस्क जंतुओं के क्लोन का भी निर्माण किया जा सकता है। तो ये तकनीक काफ़ी अपने आप में लोकप्रिय तकनीक है। और अब हम भारत में क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। भारत में क्लोनिंग की क्या स्थिति है?
तो भारत में क्लोनिंग की शुरुआत जो है 2007 में एनडीआरआई के द्वारा किया गया था। एनडीआरआई का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत का है। तो भारत में जो है 2007 में जो है क्लोनिंग की शुरुआत की गई एनडीआरआई के द्वारा। फिर 2009 में ही एनडीआरआई ने जो है विश्व का प्रथम भैंस क्लोन का विकास किया, जिसका नाम जो है गरिमा रखा गया। जिस भैंस क्लोन का भारत ने पहला क्लोन का विकास किया, वो भी भैंस क्लोन का, विश्व का प्रथम भैंस क्लोन बनाया गया भारत में, जिसका नाम गरिमा रखा गया। नेक्स्ट है फिर 2012 में एनडीआरआई और शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय ने मिलकर, दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर विश्व के प्रथम जो है पश्माना बकरी क्लोन का विकास किया, जिसका नाम इन्होंने नूरी रखा। तो जो पश्माना किस्म की जो बकरी होती है, ये जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर जैसे इलाकों में ही पाई जाती है। तो पश्माना किस्म की बकरी के क्लोन का विकास इसलिए किया गया ताकि जो है क्योंकि उसके जो ऊन होते हैं, उसके जो पश्माना किस्म की जो बकरी होती है व्यावसायिक उपयोग के लिए जो है, व्यावसायिक वस्तुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसके दूध देने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है पश्माना बकरी की। तो इसीलिए इसके क्लोन बनाने पर जो है ध्यान दिया गया ताकि जो है अधिक से अधिक पश्माना बकरी बनाया जा सके और उससे अधिक व्यावसायिक लाभ एंड जो है लिया जा सके। फिर वैसे ही 2014 में छत्तीसगढ़ के जंगल में जो है संकटग्रस्त जंगली भैंसे के जो मादा क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम जो है दिपास रखा गया। तो इस मादा क्लोन के विकास करने का उद्देश्य ये था कि उस जंगल में जो है उस भैंसे के प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, क्योंकि जो उस जंगल में मात्र एक भैंसे के जो है मात्र एक नर भैंस ही मौजूद था, जो कि वो अगर नहीं बचाया गया होता तो वो भी विलुप्त हो गया, मतलब उसकी प्रजाति ही विलुप्त तो हो गई होती भैंसे की। तो इसीलिए उस भैंसे के मादा क्लोन का विकास किया गया, मतलब एक मादा स्त्री का विकास किया गया ताकि जो है वो दोनों प्रजनन की क्रिया करें और बच्चे को जन्म दें, और बच्चे के जन्म देने से उनकी जो है संख्या में वृद्धि होगी ताकि वो जो है प्रजाति जो विलुप्त होने से बच जाएगी। तो इस प्रकार प्रयास किया गया क्लोन के निर्माण से जो है संकटग्रस्त जंतुओं को बचाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार 2015 में एनडीआरआई के द्वारा जो है स्वरूपा नाम के जो है भैंस क्लोन का विकास किया गया। फिर जो है स्वरूपा नाम के भैंस क्लोन का विकास किया गया, जिसके दूध देने की क्षमता 25 लीटर थी। फिर एनडीआरआई के द्वारा जो कुछ नर पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए ताकि जो है इसका उद्देश्य ये था कि उच्च गुणवत्ता और आनुवंशिकता से युक्त जो है शुक्राणु प्राप्त करना था, जिसका उपयोग जो किकृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में किया जा सकता है। मतलब उस उच्च गुणवत्ता उच्च आनुवंशिकता से युक्त अगर शुक्राणु को किसी मादा जंतु के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा तो उसकी दूध देने की गुणवत्ता में बढ़ जाएगी। तो इसी उद्देश्य से जो है ऐसा किया गया। इसी उद्देश्य के लिए जो है उस भैंसे के इसी उद्देश्य से जो है उच्च गुणवत्ता युक्त नर पशुओं की क्लोन भी बनाए गए, जिसे स्वर्ण रजत ये जो है नाम है कुछ नर पशुओं के हैं। नेक्स्ट जो है फिर 2023 में अभी हाल ही में एनडीआरआई ने जो मुर्रा नस्ल के नर क्लोन का विकास किया है। इसी प्रकार जो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है अभी भी जारी है। इसी प्रकार 2023 में एनडीआरआई के द्वारा जो है गिर काऊ का विकास किया गया है। गिर काऊ क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम गंगा रखा गया। तो इस प्रकार जो अभी भी क्लोनिंग की प्रक्रिया जारी है जंतुओं के संदर्भ में है। तो भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य क्या था? तो इसको शुरू करने का लक्ष्य पहला ये था कि पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और दूध की उत्पादकता को बढ़ाना। ये दो उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य इसका ये था। तो भारत वैसे दूध की उत्पादकता में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है और पशुधन की संख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन भारत में मात्र 10% ही पशु ऐसे हैं जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले, अधिक स्वस्थ और अधिक दूध देने की क्षमता है उनमें। तो भारत में पशुधन की संख्या तो अधिक है, लेकिन जो मात्र 10% ही पशु ऐसे हैं जो उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं। तो इसीलिए इस समस्या को देखते हुए नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड के अनुसार जो है भारत में
इनके अनुसार इन्होंने कहा कि भारत में जो है लगभग प्रतिवर्ष जो है 1 टन प्रतिवर्ष जो है भारत में जो है दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए जो है भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ टन अपने दूध की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए उसने रिसर्च बोर्ड के अनुसार ये ने कहा। और इस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो क्लोनिंग प्रक्रिया की जो तकनीक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और इस पर जो है आधारित जो तकनीक है उसका प्रयोग किया कर जो है दूध की गुणवत्ता में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए जो क्लोनिंग की प्रक्रिया को माध्यम बनाया गया ताकि जो पशुधन की गुणवत्ता और दूध की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट इसका उद्देश्य ये था क्लोनिंग की प्रक्रिया का शुरू होने लक्ष्य भारत में व्यावसायिक महत्व की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना। जिससे मैंने बताया था पश्मीना बकरी का जो ऊन होता है, पश्मीना जो ऊन होता है वो व्यावसायिक महत्व की वस्तुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है इसके जो ऊन होते हैं वे तरह तरह की सर्दियों की वस्तुएं बनाने में महत्वपूर्ण उपयोगी होती हैं। तो इसीलिए पश्मीना बकरी के जो ऊन का विकास किया गया। तीसरा है विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करना। जैसे छत्तीसगढ़ के संकटग्रस्त जंगली भैंसे के जो है प्रजाति को बचाया गया, एक अंतिम प्रयास किया गया ताकि उस प्रजाति को बचाने का जो अंतिम प्रयास किया गया उस भैंसे की प्रजाति को। तो भारत में जो NDRI के द्वारा क्लोनिंग के लिए जो है SCNT तकनीक का संशोधित रूप हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सफलता दर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो क्लोनिंग से संबंधित कुछ मुद्दे भी समस्याएं भी सामने आती हैं। तो इसका मुद्दा ये है कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है इसकी सफलता दर मात्र लगभग 10% ही है। इसकी सफलता उतनी नहीं है, मात्र 10% ही इसकी सफलता दर है। और क्लोनिंग के माध्यम से जो पशु बनाए जाते हैं, जिन क्लोन का निर्माण किया जाता है उनके आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है। तो कई ऐसे क्लोन होते हैं जिनमें ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जा रहे हैं जो कि उनमें उस आयु में नहीं दिखनी चाहिए। तो कई ऐसे क्लोन पशु थे जो ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाते थे जो कि बड़ों में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये मुद्दे सामने आने लगे, क्लोन पशुओं के बीमार होने, ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना जो कि उनमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी समस्या है कि मुद्दे सामने आए कि अगर अधिक मात्रा में क्लोन पशुओं का निर्माण किया गया तो पशुओं की आनुवंशिक विविधता जो है वो ख़त्म हो सकती है और जो देसी नस्ल के पशु हैं उनकी संख्या में भी कमी आ सकती है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो सामने आए। तो नेक्स्ट है जो मानव क्लोन के निर्माण को लेकर भी काफ़ी जो चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन वैसे मानव क्लोन का निर्माण करना पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर मानव क्लोन का विकास किया गया है तो मानव के जो संबंध है वो बिखर सकते हैं और समाज और परिवार में जो है विरोध हो सकता है, उनके संबंध बिखर सकते हैं। और आजकल के जो मानव हैं वो इतने जागरूक नहीं है इस क्लोनिंग प्रक्रिया को लेकर। तो इसीलिए मानव क्लोन का विकास करना काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है मानवीय विविधता पर असर पड़ेगा और एकल जनक की अवधारणा में वृद्धि होगी। एकल जनक कहने का अर्थ मेरे ही जैसे सेम दिखने वाली कृतिका उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि, और इससे जो पारिवारिक आधार है, पारिवारिक संबंध है, वो उसमें जो है कमी आ सकती है, उसमें बिखराव आ सकता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीक। तो सहायक प्रजनन तकनीक पे जो पहला है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो इस प्रक्रिया में माता पिता या फिर डोनर से प्राप्त शुक्राणु और अंडाणु का जो है प्रयोगशाला के नियंत्रित दशाओं में जो है निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के बाद जो जायगोट की प्राप्ति होती है उसको प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के माध्यम से प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उस जायगोट को बदल दिया जाता है और गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और गर्भाशय में स्थानांतरित करने के बाद जो सामान्य भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है।
तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो सरल होती है और मतलब सुरक्षित होती है। और दुनिया का इसी प्रकार प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ल्यूकस ब्राउन, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1978 में जो है किया था। इसके जो है 70 दिन बाद ही ठीक इंग्लैंड में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होने के ठीक 70 दिन बाद भारत में भी प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया का जो है जन्म कोलकाता में हुआ, जिसका से डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है। और इस जो है प्रथम जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया का नाम जो है दुर्गा रखा गया, ताकि उनकी जो वास्तविक पहचान है उसको समाज में बचाया जा सके, ताकि उसको समाज जो है किसी अलग नज़र से या फिर समाज उसको जो है किसी अलग नज़र से ना देखे, सामाजिक वो उसको जो है समान मात्रा में उसके अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपिन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफैलोपिन ट्रांसफ़र GIFT जो है इस प्रक्रिया के में जो है अंडाणु और शुक्राणु को सीधे जो है फैलोपिन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और जो भ्रूण के विकास की जो क्रिया होती है वो फैलोपिन ट्यूब में ही होती है। तो फैलोपिन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है और जो है बच्चे का जन्म होता है। तो GIFT में ये होता है। नेक्स्ट है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपिन ट्रांसफ़र। तो इस प्रक्रिया में जो है इसमें ZIFT में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराकर जो जाइगोट प्राप्त होता है, उस जाइगोट को जो है फैलोपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो भ्रूण का विकास की जो क्रिया होती है वो फैलोपिन ट्यूब में होती है। तो ये जो है अलग अलग प्रक्रियाओं में, अलग अलग तकनीकों में अलग अलग तकनीक अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल एसेमिनेशन के दौरान जो है इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी पुरुष में अंडाणु और जब किसी पुरुष में शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता जो है नहीं होती है, शुक्राणु पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो इस स्थिति में जो है किसी डोनर पुरुष को लाया जाता है जो कि शुक्राणु दान करता है। तो अब उस शुक्राणु को जो है चिकित्सीय यंत्र की मदद से उस महिला की गर्भाशय में जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा उस शुक्राणु को, और निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया से जो है गर्भाधान का कार्यक्रम पूरा होगा। अब जो वो महिला जो बच्चे को जन्म देगी, उस महिला में कुछ आनुवांशिक उस महिला के बच्चे में कुछ आनुवांशिक लक्षण उस पुरुष के होंगे उस बच्चे में जिस पुरुष ने शुक्राणु दान किया है, और उस महिला के होंगे। तो इसलिए इसको गुप्त रखा जाए, ताकि समाज में जो है लेकर उस बच्चे को लेकर जो है कोई समाज अलग अलग बातें ना कहे, समाज में उसको समान अधिकार मिले। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को भी गुप्त रखा जाता है। और इसका प्रयोग पशुधन की गुणवत्ता के सुधार में भी किया जाता है काफ़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैरोगेसी है। यह एक चिकित्सीय सेवा है जिसमें जो है कोई महिला IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त दंपति के भ्रूण का जो वृद्धि विकास कराती है अपने गर्भाशय में, तथा जन्म के बाद जो शिशु प्राप्त होता है, जो बच्चा प्राप्त होता है, उसको दंपति को सौंप देती है, जिसे जो है गैस्ट्रेशनल सैरोगेसी भी कहा जाता है। तो मैंने बताया था IVF है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इससे जो गर्भाशय में स्थानांतरित किया, मतलब कोई महिला जो होती है जो कि सैरोगेसी की सेवा दे रही होती है, वो अपने गर्भाशय में इसको स्थानांतरित करवा लेती है। तो सैरोगेसी की जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है कमर्शियल सैरोगेसी, दूसरा जो होता है पहला कमर्शियल सैरोगेसी एंड जो है दूसरा अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी। कमर्शियल सैरोगेसी को हम व्यावसायिक सैरोगेसी कहते हैं, हिंदी नाम। तो इसमें जो है सैरोगेट माँ को जो है सेवा के बदले जो है व्यावसायिक सैरोगेसी में जो सैरोगेस महिला होती है जो कि सैरोगेसी की सेवा दे रही होती है, उसकी सेवा के बदले जो उचित शुल्क प्रदान किया जाता है, कुछ पैसे प्रदान किए जाते हैं। और भारत में इसकी शुरुआत जो है 2002 में हुई ICMR के द्वारा किया गया, एंड
2012 तक भारत जो है सेरोगेसी का विश्व प्रसिद्ध बाजार में है, जिसका जो है प्रति वर्ष जो है इसका मूल्य $5 बिलियन का था। भारत में जो व्यावसायिक सेरोगेसी को लेकर जो है काफ़ी विवाद भी सामने आने लगे। पहला ये है कि जो सेरोगेस की सेवा देने वाली महिला थी, सेरोगेसी महिलाओं के जो है निजता हनन और उनकी गरिमा का हनन का जो है मुद्दा सामने आने लगा। और नेक्स्ट है सेरोगेसी से प्राप्त जो शिशु था उसके नागरिकता को लेकर भी विवाद होने लगे कि उस माना कोई विदेश की महिला है और भारत में जो है सेरोगेसी की सेवा दे रही है, तो उस बच्चे को लेकर विवाद होने लगा कि उस बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलेगी या फिर भारत की। तो इसलिए जो है इस प्रकार के विवाद सामने आने लगे और इसमें महिलाओं की सुरक्षा की कमी भी नज़र आ रही थी। कानूनी सुरक्षा का अभाव देखा जा रहा था महिलाओं को लेकर। और नेक्स्ट समस्या ये थी कि जो सेरोगेसी की जो सेवा थी सेरोगेसी की जो चिकित्सीय सेवा थी, इसका आधार बदल दिया गया और चिकित्सीय सुविधा में बदल दिया गया, स्थापित हो गया था। मतलब ये तो एक सेवा के रूप में विकसित हुआ था ताकि जो उन महिलाओं को जो है सुरक्षा यानी सेवा प्राप्त हो सके जो जिनके पास बच्चा नहीं है। तो इसका इसलिए शुरुआत किया गया ताकि उन महिलाओं को सेवा प्राप्त हो सके, उन महिलाओं की सहायता की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग तो चिकित्सीय सुविधा के लिए किया जाने लगा। इसका निम्न व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया, जैसे कि स्वस्थ दंपति, वो दंपति जो कि बच्चे को जन्म दे सकती थी लेकिन उसने अपने गर्भाशय में बच्चे को जन्म न देकर जो है सेरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म कराया। नेक्स्ट है कुंवारे व्यक्तियों द्वारा इसका जो है गंभीर रूप से उल्लंघन किया जाने लगा। कुंवारे व्यक्तियों द्वारा इसका भी उपयोग किया जाने लगा एंड जो है विदेशी दंपतियों द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो विदेश से व्यक्ति आकर जो भारत में सेरोगेसी की सेवा लेकर सेरोगेसी से बच्चे को जन्म देकर वापस अपने देश चले जा रहे थे। तो इस प्रकार जो इसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इसीलिए इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो है व्यावसायिक सेरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया पूरे भारत में और इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्टिक सेरोगेसी, परोपकारी सेरोगेसी। तो इसमें जो है कोई महिला अपनी इच्छा और परोपकार की भावना से बिना किसी पैसे के लेन देन से सेरोगेसी की सेवा प्रदान करती है परोपकारी सेरोगेसी में। तो वर्तमान समय में भारत में जो परोपकारी सेरोगेसी की अनुमति है और इस संदर्भ में जो है इसी संदर्भ में दिसंबर 2021 में भारत में सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 पारित हुआ, जिससे जो सेरोगेसी से संबंधित नियम बनाए जा सके ताकि इसका दुरुपयोग और गलत उपयोग ना किया जा सके। तो इसीलिए जो है परोपकारी सेरोगेसी में जो है के अनुसार सेरोगेसी की सेवा सिर्फ वही महिला दे सकती है जो उस महिला के जो है सगे संबंधी है, उस महिला के संबंधी है और उसको पहले से जानती है, अच्छे से जानती है। और इस प्रक्रिया में जो है कोई लेन देन नहीं होगा, पैसे का लेन देन नहीं होगा, लेकिन उस महिला को जो चिकित्सीय सहायता होगी, जो मेडिकल खर्च होगा, मेडिकल खर्च का निर्वहन जो उस दंपति द्वारा ही किया जाएगा। जो दंपति उस महिला से सेरोगेसी की सेवा ले रहा है, चिकित्सीय खर्च का निर्वहन करना दंपति कर सकता है, चिकित्सीय खर्च का निर्वहन, लेकिन जो उस महिला को कुछ पैसे नहीं दे सकता है कि वो सेरोगेसी की सेवा प्रदान कर रही है तो हम उसको कुछ पैसे दे दें। तो सेरोगेट महिलाओं की अर्हता क्या होती है, मतलब कौन महिला सेरोगेसी की सेवा दे सकती है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे दंपति के निकट संबंधी हो, अगर वो महिला दंपति के निकट संबंधी हो तो सेरोगेसी की सेवा दे सकती है, और वो शादीशुदा हो और कम से कम एक बच्चे की माँ हो जो सेरोगेसी की सेवा दे रही है, और उसका उम्र जो है 25 से 35 वर्ष के बीच हो, और वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और इस प्रक्रिया में उसके पति का शुक्राणु का प्रयोग न किया गया हो, और इसका प्रयोग कुंवारे व्यक्तियों, समलैंगिक दंपति और विदेशी दंपतियों के लिए यह सेवा प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार विधवा और तलाकशुदा महिला भी जो है सेरोगेसी की सेवा दे सकती है। अब हम जानेंगे कौन महिला सेरोगेसी की सेवा ले सकती है, कौन दंपति सेरोगेसी की सेवा ले सकते हैं। तो वह दंपति जो कि भारतीय शादीशुदा दंपति जिनके शादी के 5 वर्ष हो गए हैं और उनके पास अभी कोई बच्चा ना हो,
और डॉक्टरी जांच में यह पुष्टि हो गई हो, बांझपन की पुष्टि हो गई हो कि वो महिला कभी माँ नहीं बन सकती है, तभी वो सरोगेसी की सेवा ले सकती है। एंड दंपति का जो पहले से कोई संतान न हो तो सरोगेट महिला के लिए चिकित्सा बीमा की जो अवधि है 16 महीने से बढ़ाकर जो 30 महीने कर दी गई है। तो इसीलिए भारत में सरोगेसी सेवा के जो है सरोगेसी सेवा को नियंत्रित और देखरेख के लिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड नेशनल सरोगेटी बोर्ड ऑफ स्टेट का गठन किया गया, ताकि सरोगेसी से संबंधित जो नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उस संदर्भ में जो है 10 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है अगर सरोगेसी के नियमों का उल्लंघन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर 3 पेरेंट बेबी कह लो, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट कह लो। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्राप्ति होती है वो अंडाणु से होती है। मतलब जिस बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया जो जाता है वो मादा यानी उसके माता का होता है। एंड संतति में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की आनुवंशिकता जो होती है वो माता से ही प्राप्त होती है। तो हमारे बॉडी में यानी मेरे में जो एमडीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया है वो माता से प्राप्त हुआ है मुझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक विकार के कारण विभिन्न प्रकार के रोग जो है प्रकट हो रहे थे, और जिससे जनसंख्या में महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। क्योंकि अगर मान लो कोई महिला है, उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई आनुवंशिक विकार है, अब वो जिस बच्ची को जन्म देगी अब उस बच्ची में भी उस एमडीएनए का विकार जो है उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो बच्ची जो अपने बच्ची को जन्म देगी उसमें ये विकार पैदा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती रह जाती थी, ख़त्म ही नहीं होती थी आनुवंशिक विकार एमडीएनए को लेकर। तो यह रोग जो है मातृरेखा आनुवंशिकता या फिर महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। इसके कारण मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, यकृत, मांसपेशियाँ आदि प्रभावित हो सकती हैं। और ये जो है लाइट सिंड्रोम या फिर चेंज सिंड्रोम जैसे गंभीर रोग के लिए उत्तरदायी भी हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। इसीलिए 2015 में ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने जो है एमडीएनए विकार से संबंधित जो है एमडीएनए विकार के कारण जो है प्रकट होने वाले रोगों के उपचार के लिए जो है प्रजनन कोशिका या फिर भ्रूण से संबंधित जो है कोशिका का निर्माण किया, जिसके आनुवंशिक संशोधन करने से जो है उस एमडीएनए विकार को जो है ख़त्म किया जा सकता है। और इस तकनीक को हम टीपीआईवीएफ या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो है इस विधि से माता पिता के अलावा एक डोनर महिला होती है जो कि एक स्वस्थ जो है वो डोनर महिला एक स्वस्थ एमडीएनए जो है दान करती है, और जो कि उस भ्रूण के लिए जो है एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है दान करने का कार्य वो डोनर महिला करती है। और इस प्रकार जो ये पूरी स्वस्थ ढंग से जो एक बच्चे का जन्म होता है, जिसमें अब वो बच्ची अब इस प्रकार जो है इस तकनीक से माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से एमडीएनए से संबंधित जो है आनुवंशिक विकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया और काफ़ी अधिक हद तक जो है ये लोकप्रिय भी रहा। तो 2016 में अमेरिकी डॉक्टरों के प्रयास से दुनिया का पहला जो है 3 पेरेंट बेबी का जन्म मैक्सिको में किया गया, मैक्सिको में हुआ। तो जो टीपीआईवीएफ की जो है 2 विधियाँ होती हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र, एंड दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र के द्वारा जो अंडाणु में निषेचन से पहले इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को जो संशोधन होता है वो अंडाणु में किया जाता है, निषेचन से पहले ही किया जाता है। तो इसीलिए यह अधिक लोकप्रिय होता है, क्योंकि जो अभी अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जायगोट का निर्माण नहीं हुआ, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का भी निषेचन नहीं हुआ है, तभी जो है उसमें महिला के गर्भाशय में महिला में जो है एमडीएनए का संशोधन कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, तो स्वस्थ एमडीएनए को डाल दिया जाता है। दूसरा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में, तो इसमें निषेचन के बाद जो जायगोट बन जाता है, निषेचन के बाद जायगोट में माइटोकॉन्ड्रिया का बदलाव किया जाता है। तो इसीलिए यह कम लोकप्रिय है, क्योंकि जो इससे काफ़ी अधिक खतरा होता है, क्योंकि इससे जो है भ्रूण का विकास भी काफ़ी हद तक हो गया होता है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी कम लोकप्रिय है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, एंड माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र जो अधिक लोकप्रिय तकनीक है। और
नेक्स्ट फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमर पॉलियोग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड बायोमेट्रिक्स। तो ये जो है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है। पहला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थों में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म स्तर के कण होते हैं, उनकी जो विशेषताओं के आधार पर उस आनुवंशिक पदार्थ में किसी व्यक्ति या फिर जीव की जो है पहचान के आधार को ही हम जो है डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में डीएनए में पाए जाने वाले जो विशिष्ट अनुक्रम होता है, विशिष्ट अनुक्रम जैसे कि VNTR और STR होता है, इसमें जो है डीएनए की समानता को पहचाना जाता है, देखा जाता है और इसमें अंतर के आधार पर जो है उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। उस व्यक्ति की पहचान के आधार का जो है आधार की पुष्टि होती है, ताकि वो व्यक्ति वास्तव में वो व्यक्ति है क्या नहीं। तो इस प्रकार जो इन मिलानों के आधार पर जो है इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए किसी व्यक्ति की रक्त कोशिका, उसके मृत कोशिका, उसके बाल, उसकी जड़ सहित बाल हो गए, उसके त्वचा कोशिका हो गया, उसका शुक्राणु हो गया, इन सभी आदि प्रयोगों आदि चीज़ों के माध्यम से हम जो है डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता की जांच करते हैं, उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो इस तकनीक का विकास जो 1984 में किया गया, सर एलेक्स जेफरी के द्वारा किया गया। एंड जो इसका ब्रिटेन में किया गया इसका पहला प्रयोग। भारत में जो इसका विकास CCMB, सेंटर ऑफ सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने किया, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो CCMB ने भारत में जो हैदराबाद में जो इसका विकास किया, जो कि 1988 में हुआ। न्यायिक मामलों के लिए जो है डीएनए जांच CDFD में किया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग में प्रयुक्त तकनीक क्या है? पहला जो PCR है, पॉलीमर चेन रिएक्शन है। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, इस प्रयोगशाला विधि में जो है डीएनए की मात्रा बढ़ाई जाती है। दूसरा है SBT, साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो इसके द्वारा डीएनए के विशिष्ट खंडों जैसे कि NNTR या फिर STR की पहचान की जाती है। तो इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार के जो है डीएनए प्रोफाइलिंग में प्रयुक्त तकनीकें हैं। और डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग देखेंगे। पहला इसका उपयोग है अपराध अनुसंधान में। अपराध के अनुसंधान में इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग अपराधियों की पहचान में किया जाता है, माता पिता की पहचान में किया जाता है, शवों की पहचान में किया जाता है, एंड जो है गैर कानूनी प्रवासी मामलों की जो है पहचान में किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है अनुसंधान अपराधों की पहचान के लिए, ताकि जो है उस व्यक्ति को पहचान किया जा सके कि उस व्यक्ति ने वास्तव में जो है क्राइम यानी अपराध किया है या नहीं। इसका नेक्स्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग, जैसे आनुवंशिक रोगों की पहचान में किया जाता है, वंशावली विश्लेषण में किया जाता है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जैव विविधता के संरक्षण में इसका उपयोग किया डीएनए प्रोफाइलिंग का, जैसे मिलते जुलते प्रजाति या फिर नस्लों की पहचान में किया जाता है। अवैध रूप से तस्करी किए गए जानवरों की उत्पत्ति की पहचान में किया जाता है। एंड GM फसलों और खाद्य पदार्थों में जो है जैविक पदार्थों की पहचान में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उपयोग जो डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग जो है जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, अपराधों के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, इसका निम्नलिखित आधारों पर जो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए जो डीएनए प्रोफाइलिंग जो है आज भी काफ़ी लोकप्रिय तकनीक है, क्योंकि जो अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और किसी व्यक्ति का बच्चे को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं, तो इस प्रकार डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, ताकि जो पता लगाया जा सके वो बच्चा वास्तव में पता लगाया जा सकता है कि बच्चा वास्तव में उसी दंपति का है या नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोलियोग्राफी टेस्ट। इसको हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, पोलियोग्राफी। तो इसका जो वैज्ञानिक आधार है, झूठ बोलते समय किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाले सूक्ष्म जो है परिवर्तनों का अध्ययन करना होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि हमें देखकर ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति वास्तव में झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार सामान्यतः झूठ बोलते समय जो है व्यक्ति के हृदय की धड़कनें, सांस लेने की दर
सांस लेने की गति, पसीने का स्राव, शरीर का तापमान आदि बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इस तरह की हमें जो है परिस्थितियाँ यानी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो है जिसका अध्ययन और विश्लेषण जो है किया जाता है, जिसे पोलियोग्राफी मशीन या फिर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। पोलियोग्राफी एक मशीन होती है या फिर एक कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है तथा व्यक्ति के जो है सच या फिर झूठ बोलने की संभावनाओं का जो है पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति वास्तव में सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है होता है तो उसके हृदय की गति, पसीने का स्राव और उसके बॉडी का टेम्परेचर, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं हमें नहीं देखने को मिलते हैं। अगर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन सामान्यतः उसमें देखे जाते हैं। तो इस पद्धति की विश्वसनीयता जो है कम है और यह न्यायालय इसे जो है साक्ष्य के रूप में जो है मानने से मना करता है। इसका उद्देश्य जो है अपराध अनुसंधान को मात्र दिशा देने का होता है। कोई क्राइम यानी अपराध हो जाता है तो इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि कुछ उस अपराध से संबंधित कुछ मामले इकट्ठे किया जा सकें ताकि सबूत जुटाया जा सके। तो इसलिए जो है ये टेस्ट किया जाता है अपराध अनुसंधान को दिशा देने के लिए। तो नेक्स्ट है नार्को एनालिसिस। इसको हम ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, ट्रूथ सीरम टेस्ट। तो इसमें 2 प्रकार के नशीली रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सोडियम एमाइटोल एंड सोडियम जो है पेंटाथोल। तो ये 2 प्रकार के जो है नशीली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में इसमें जो इसका वैज्ञानिक आधार ये होता है कि नशीली पदार्थों के प्रभाव में कोई नशीली पदार्थ उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, उसके प्रभाव में जो है वो व्यक्ति जो है वो अर्धचेतन मस्तिष्क उसका मस्तिष्क जो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है और इसलिए जो है वो अपराध से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसको प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्योंकि जो है अर्धचेतन अवस्था में जब व्यक्ति चला जाता है इन नशीली दवाओं के प्रयोग से, तो वो जो है कोई ऐसी योजना नहीं बना पाता है झूठ बोलने का कि वो ऐसे कोई योजना बनाकर जो झूठ बोल दे। तो इस प्रकार जो है अपराध से जुड़े जो है कुछ सबूत जुटाए जा सकते हैं, तो कुछ तथ्यों का जो है संभवतः पता लगाया जा सकता है, लगाए जाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस नार्को को भी इसको भी जो है न्यायालय जो है साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है। इसका भी उद्देश्य जो है मात्र अनुसंधान को जो दिशा देने मात्र का होता है। तो इसीलिए जो है नार्को एनालिसिस जो है इसको हम ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है रासायनिक पदार्थों का सेवन कराया जाता है उस व्यक्ति को और उसके मस्तिष्क को अर्धचेतन अवस्था में डाल दिया जाता है। मतलब वो व्यक्ति जो है सोया भी नहीं रहता है, जगा रहता है, मतलब आँख भी नहीं खुला रहता, मतलब अर्धचेतन अवस्था में, आधे नींद में रहता है वो। तो उसमें जो है वो व्यक्ति कुछ ऐसे योजना भी नहीं बना पाता है झूठ बोलने का, तो वो जो बोलता है वो सच ही बोलता है। तो ट्रूथ सीरम शरीर पर जो है घातक कुप्रभाव पैदा कर सकता है और इसके अधिक मात्रा के कारण व्यक्ति जो है कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है ट्रूथ सीरम टेस्ट या फिर नार्को एनालिसिस को केवल ऐसे गंभीर मामलों में ही किया जाता है। बहुत अधिक आपराधिक मामला हो जिसमें उस व्यक्ति उसका सॉल्यूशन करना जरूरी हो तो ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये नार्को एनालिसिस, पोलियोग्राफी, ये तो हम सुनते रहते हैं। अगर कोई आपराधिक कांड हो जाता है, कोई आपराधिक घटना हो जाती है तो हम सुनते हैं कि अपराधी को जो है ये टेस्ट होने वाला है, ताकि जो है उस अपराध के लिए कुछ दिशा जुटाई जा सके, कुछ सबूत जुटाए जा सके। तो नेक्स्ट है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग को जो है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो ब्रेन मैपिंग की जो प्रक्रिया है इसमें EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, तो EEG की मदद से जो है मस्तिष्क तरंगों का जो अध्ययन करके व्यक्ति के अपराध से जुड़े जो है संदर्भों की जांच की जाती है कि वो व्यक्ति वास्तव में अपराध किया है या नहीं। इस संदर्भों की जांच जो है EEG की मदद से की जाती है। तो यह जो प्रक्रिया होती है मस्तिष्क के विद्युतीय प्रक्रियाओं, मस्तिष्क की जो तरंगें निकलती हैं उसके विश्लेषण पर आधारित होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति
कोई सोचता है या फिर झूठ बोलता है, सच बोलता है, तो उसके मस्तिष्क से अलग अलग प्रकार की मानो एक तरंगे ही निकलती हैं उसके रिएक्शंस के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति को मतलब उस कोई व्यक्ति को नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कराया जाता है, ना ही उससे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ही उस व्यक्ति को जो है ना ही उस व्यक्ति को कोई संदिग्ध शारीरिक या फिर मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। तो ब्रेन मैपिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ता है, ना ही उसको कोई नशीली पदार्थ या फिर ना ही उसको प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से। तो इसीलिए वर्तमान में जो है यह अनुसंधान को दिशा देने के लिए काफ़ी सर्वाधिक और विश्वसनीय तकनीक है, लेकिन ये न्यायालय भी इसको जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं मानता है, क्योंकि और इसका भी उद्देश्य मात्र अपराध को अनुसंधान को दिशा देने मात्र होता है। तो अपराध अनुसंधान के दौरान जो है ब्रेन मैपिंग जो है काफ़ी लोकप्रिय होता है, क्योंकि जो इसमें व्यक्ति को कोई शारीरिक और मानसिक यातनाओं नहीं सहना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया ही ना हो, अगर उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया जाता है, अगर उसका ऐसा टेस्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति का निजता का हनन किया जा रहा है। इसके कुछ लीगल एक्सपेक्ट भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 के 3 अध्याय में है कि व्यक्ति से प्राप्त सूचना का उपयोग उसी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में यानी गवाह के रूप में नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और वो स्वीकार भी लेता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, इसको मारा है या अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को स्वयं न्यायालय में गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि हाँ कि वो व्यक्ति अपने खुद के लिए गवाही दे सकता है कि हाँ मैंने अपराध किया है और मुझे सजा दो, तो वैसे नहीं दिया जाता है। तो इसी आधार पर जो पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस या फिर ब्रेन मैपिंग, ये सभी जो तकनीकें हैं, इनको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि इन सभी टेस्ट में व्यक्ति खुद के लिए ही गवाही दे रहा होता है, खुद से कबूल कर रहा होता है, कबूल करवाया जाता है। तो इससे इसीलिए इसको साक्ष्य रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन इससे अपराध को एक दिशा मिल जाती है। मान लो नार्को एनालिसिस में कोई व्यक्ति कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो उससे ये जाना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपराध को अंजाम दिया, और सबूत का पता लगाया जा सकता है इससे। तो इसीलिए जो है ये सब टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक जो है इसके शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें शारीरिक और जो है व्यावसायिक आधार को लिया जाता है। इसमें व्यक्ति के विशिष्ट और जो है अपरिवर्तनीय रहने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कोई उपकरण या फिर कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा जो है इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो बायोमेट्रिक्स जो है शारीरिक और व्यवहारिक आधार पर इसकी टेस्ट की जाती है। जैसे इसका जो है शारीरिक आधार पर, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, हैंड हो गया, फिंगर इन हैक हो गया। नेक्स्ट बिहेवियर के आधार पर, जैसे सिग्नेचर, वॉयस, बॉडी लैंग्वेज। तो इन सभी आधारों पर व्यावसायिक और शारीरिक आधार पर जो बायोमेट्रिक्स की जांच की जाती है। जैसे इसका उपयोग जो है बायोमेट्रिक्स का उपयोग नागरिकों की डिजिटल पहचान के लिए किया, जैसे कि आधार की पहचान के लिए किया जाता है बायोमेट्रिक्स का उपयोग, जैसे कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है। बायोमेट्रिक्स बैंकिंग या फिर बायोमेट्रिक्स एटीएम के पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट या फिर सुरक्षित ई कॉमर्स के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो साइबर क्राइम जैसे अपराधों के लिए जो बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है उसके रोकथाम के लिए। एंड जो इसके द्वारा दफ्तर या फिर उद्योगों की उपस्थिति दर्ज की जाती है कि कोई व्यक्ति वास्तव में ड्यूटी पर आया था कि नहीं, दफ्तर में यानी काम पर आया था कि नहीं। तो इसके द्वारा अपराध अनुसंधान और रासायनिक सुरक्षा के मदद मिलती है, ताकि तो बायोमेट्रिक्स इसीलिए काफ़ी लोकप्रिय और सुरक्षित तकनीक हो जाता है। और हाल ही में
भारतीय हवाई अड्डों पर जो बायोमेट्रिक्स आधारित जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो है डीजी यूत्रा प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिससे हवाई यात्रियों की जो है पहचान कैमरे से किया जाता है। तो बायोमेट्रिक्स आंकड़ों के संग्रहण और उपयोग के संदर्भ में जो नागरिकों की निजता संबंधी जो है मुद्दे उठ रहे हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा व्यक्ति के जो है गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, जिससे जो उसकी निजता का उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति की निजता के उल्लंघन से संबंधित जो गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। और तो इसीलिए बायोमेट्रिक से संबंधित कुछ मुद्दे भी सामने आते रहते हैं व्यक्तियों की निजता को लेकर, क्योंकि इससे जो एक तरह से व्यक्ति की निजता का भी हनन हो रहा होता है। अगर उस व्यक्ति के मर्जी के खिलाफ किया जाता है तो वो मानो व्यक्ति की निजता का हनन है, लेकिन व्यक्ति की मर्जी से अगर किया जाए तो ये निजता का हनन नहीं माना जाएगा। और जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी क्या होता है? तो जीन चिकित्सा या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीनोम एडिटिंग पर आधारित जो है चिकित्सीय विधि है जीन थेरेपी, जिसके द्वारा जो कई आनुवंशिक जो है और जो है असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, जिनका इलाज करना काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण होता है। जीन चिकित्सा में जो है मुख्य तौर पर 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक पहला जो होता है रोग के उत्तरदायी जीन को जो है जीनोम से हटा दिया जाता है, और दूसरा होता है रोग के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है उसमें जो है नए जीन को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के तकनीक को अपनाया जाता है, जीन को हटाने का एंड जीन को बदलने का। तो इस कार्य में जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो जीन ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वेक्टर या फिर संवाहक के रूप में जो है वायरस का उपयोग करके किया जाता है। तो इसमें वायरस का उपयोग जो है वेक्टर और संवाहक के रूप में किया जाता है। मैंने जीनोम इंजीनियरिंग में पढ़ाया था कि वेक्टर और संवाहक कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार के होते हैं। एंड जो जीन चिकित्सा में जो है स्टेम सेल का प्रयोग भी किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं के जो संख्या में बदलाव किया जाता है, कोशिकाओं को नवीनीकृत करने का कार्य करता है। तो इस बार जीन थेरेपी में जो है स्टेम सेल का उपयोग भी किया जाता है। तो जीन चिकित्सा का प्रथम सफल परीक्षण 1990 में हुआ था, जो फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इस विधि में जो है SCID का प्रयोग किया गया था। इस रोग में व्यक्ति की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ध्वस्त हो जाती है, और इसे जो है सबल बॉय सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है जीन थेरेपी से जो है कई प्रकार के रोगों का इलाज करने की जो है नज़रिया यानी मुद्दे सामने आने लगे। स्टेम सेल चिकित्सा के जो है जीन चिकित्सा के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है सोमैटिक सेल थेरेपी एंड जो दूसरा होता है प्रजनन कोशिका, कायिक कोशिका एंड प्रजनन कोशिका। तो कायिक कोशिका का प्रभाव जो है सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित होता है, इसका जो है पीढ़ियों में नहीं होता है। आनुवांशिक पीढ़ी का पर प्रभाव इसका कोई नहीं पड़ता है कायिक कोशिका का, एंड परीक्षण स्थल और पर जो है उपलब्ध होता है। प्रजनन कोशिका जो है इसका जो है चिकित्सीय प्रभाव जो है सभी प्रभावित पीढ़ियों पर देखने को मिलता है, और यह भी काफ़ी विवादित और प्रतिबंधित भी है। तो इसलिए जीन चिकित्सा की सफलता दर जो है कम होने के कारण जो विश्व के जो ज़्यादातर देशों इसे उपचार के रूप में जो है मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि जो यह काफ़ी इसकी सफलता दर कम है और समाज चिकित्सा परीक्षण के तौर पर जो है अधिक लोकप्रिय नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि जो है इसका उपयोग जो है जबकि USA और चीन जैसे देशों के द्वारा जो है जीन चिकित्सा का उपयोग किया जा रहा है, और इसका उपयोग जो व्यावसायिक पद्धतियों के उपयोग में जो है इसका उपयोग काफ़ी अधिक लोकप्रिय बनाया गया है USA और चीन के द्वारा। लेकिन भारत में जो इसकी सफलता दर जीन चिकित्सा की सफलता दर काफ़ी कम है, क्योंकि भारत को वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जैसा उसको चाहिए होता है। तो इस प्रकार जो है CRISPR-Cas9 जो है जीनोम संशोधन की सर्वाधिक सटीक और सरल विधि के रूप में स्थापित है, जिसके कारण जो है जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व तेजी आई है। इसलिए CRISPR-Cas भारत में जीन चिकित्सा की स्थिति क्या है? तो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जो प्रारंभिक अनुसंधान स्तर पर है, और इस क्षेत्र में जो लगभग 10 भारतीय प्रयोगशालाएं जो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है, और इस आधार पर भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय प्रयोगशालाओं में जीन चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जो है कैंसर के उपचार पद्धतियों को ढूंढना है।
तो कैंसर से संबंधित जो है रोगों के इलाजों को ढूँढना जो है भारत में जीन चिकित्सा का उद्देश्य है। एंड जो है जीन चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में जो है अनुसंधान को दिशा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को काफ़ी लोकप्रिय तकनीक हो सकता है अगर भारत इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते। 2019 में दिशा निर्देश के अनुसार जीन चिकित्सा संबंधी सभी प्रयास जो है परीक्षण के तौर पर किए जाएंगे और इसका प्रयोग जो चिकित्सीय सेवा के रूप में नहीं किया जाएगा भारत में जीन चिकित्सा का। तो इस प्रकार जो इस उपचार की जो विश्वसनीयता और मांग को देखते हुए जो है भारत सरकार द्वारा जो है इसके जीन चिकित्सा से संबंधित आयात पर जो है कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। तो इस प्रकार जीन चिकित्सा की मांग और लोकप्रियता तो है, लेकिन जो है भारत में इसकी सफलता दर काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसा कि यूएसए और चीन में देखने को मिलता है वैसा भारत में नहीं है। तो इसीलिए क्रिस्पर कैस9 जैसे जो है जीनोम एडिटिंग से संबंधित तकनीकें सामने आई, जैसे कि जीनोम एडिटिंग टूल है। क्रिस्पर कैस9 एक जीनोम एडिटिंग टूल है। एंड क्रिस्पर कैस9 यह जीनोम संशोधन की जो है नवीनतम तकनीक मानी जाती है। एंड जो इसके द्वारा जो अत्यंत सरल और जो सटीक प्रक्रिया में जीनोम संशोधन किया जाता है। एंड जो है यह मूल रूप से जो जीवाणु में पाई जाने वाली जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में संशोधन किया जाता है, कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, कोशिकाओं के प्रयोग किए जाते हैं। एंड जो है इससे जो जीनोम का एडिट किया जाता है, जीनोम को एडिट करके काट कर अलग किया जाता है और नए जीन को जो ट्रांसफ़र किया जाता है। और